हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में साहित्यिक संस्थानों तथा राजनीतिक संस्थानों ने तथा राजनेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के स्वरूप तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार परिवर्तनशील रहे तथा अलग अलग प्रकार के संस्थाओं की स्थापना की गई, जगह जगह पर सभाएं बुलाई गई तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया। जहां अंग्रेजों के लिखे हुए पत्रों की भाषा भी हिंदी रखी गई अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों तक जागरूकता फैलाने तथा हिंदी के प्रयोग या उपयोग के लिए उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। आंदोलन चलाए गए जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार दक्षिण भारतीय नेताओं ने, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से काशी में संस्थान की स्थापना की गई जिसमें दक्षिण से आने वाले 6 युवाओं को हिंदी भाषा सिखाई जाएगी तथा अन्य हिंदी भाषी क्षेत्र से 6 विद्यार्थियों को दक्षिण भारत भेजा जाएगा, जहां पर वह उस क्षेत्र की भाषाओं को तथा हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को सीखेंगे, जिसका आरंभ महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को मद्रास भेजकर आरंभ किया था। इसी प्रकार आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदी के प्रचार प्रसार में धार्मिक और सामाजिक संस्थानों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म, रामकृष्ण मिशन, किस प्रकार इन सभी संस्थानों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राजा राम मोहन राय, गोविंद रनाड़े, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद जी का हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या भूमिकाएं थी तथा इनकी क्या विचारधाराएं थी। अंग्रेज की सत्ता स्थापित होने के बावजूद राष्ट्रीय की अखिल भारतीय संकल्पना उभल कर आई थी। हमने देखा था कि किस प्रकार 1857 के बाद हिंदी भाषा में भारतेंदु मंडल द्वारा अलग प्रकार की नीति अपनाई गई तथा पद्य के स्थान गद्य में भी खड़ी बोली का आरंभ प्रारंभ किया गया और 20वीं शताब्दी तक आते आते पद्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदी मानवीकरण रूप की तरफ अग्रसर हुई तथा द्विवेदी जी ने किस प्रकार अपने सरस्वती संपादन के माध्यम से हिंदी में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए, जिससे वह राष्ट्रभाषा के सभी मापदंडों पर पूर्ण रूप से उतर सके तथा कोई कमी ना रहे। और हमें हमें ऐसी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए जिसे अधिक से अधिक लोग बोलते हो या जिस अधिक से अधिक लोगों के अभिव्यक्ति का माध्यम हो। उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए तथा सभी के लिए एक संपर्क की भाषा जरूरी थी। वही भाषा हिंदी भाषा चुनी गई। यही कारण था कि महत्वपूर्ण सुधारक विचारक संस्थाएं उन्होंने विचार किया तथा हिंदी को अपनाया। उनके विकास में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी आंदोलन में तेजी से देखने के लिए मिलती, जहां अंग्रेज निजी भाषा के रूप में राज्य भाषा हिंदी का आंदोलन नया आकार ले रहा था, वहीं हिंदी प्रचार के लिए विभिन्न संस्थाएं, व्यक्तियों का योगदान है। इनमें से इन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं, जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे; राजनीतिक संस्थाएं, जिनके विषय में हम अपने लास्ट लेसन्स में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस का हिंदी प्रचार में क्या योगदान था तथा मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और लाला लाजपत राय जी तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किस प्रकार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा समग्र भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए तथा अन्य सभी नेताओं के विषय में हमने चर्चा की थी। साहित्य संस्थानों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा था कि भारतेंदु युग में किस प्रकार निरंतर भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट और उनके सभी सहयोगियों ने हिंदी में जो भी कमियां थी या जो भी त्रुटियां थी उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें हटाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयत्न किए। उन्होंने खड़ी बोली के में प्रयोग आरंभ किए तथा जो शब्द खड़ी बोली में या फिर आम जनमानस की भाषा के नहीं थे उनका प्रयोग उन्होंने वंचित किया तथा उन शब्दों का प्रयोग करना आरंभ किया जिससे आम जनमानस उस भाषा को समझ सके। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार देवकीनंद खत्री द्वारा लिखे गए साहित्य के माध्यम से देखा कि एक नई विधा उत्पन्न हो गई तथा एकांत वासनी योगिनी में भी हमने देखा कि एक
मानक हिंदी का एक स्वरूप उभर कर आया, जिसे आगे बढ़ाने का कार्य 20वीं शताब्दी तक आते आते पंडित द्विवेदी जी ने आरंभ किया। और अपने सरस्वती संपादन के माध्यम से उन्होंने हिंदी को इतना सशक्त बनाया कि वह सभी विषयों पर, ज्ञानात्मक विषयों पर, जिसमें अभी तक हिंदी भाषा में हमें उस विषय में साहित्य देखने के लिए नहीं मिलता था, वो भी आरंभ हुए। तथा उन्होंने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के लिए, राजनीति के लिए, विज्ञान के लिए, परमाणु के लिए, इन सभी के ऊपर पत्र लिखने तथा साहित्य लिखना आरंभ किया, तथा अन्य सभी साहित्यकारों से भी निवेदन किया कि वह हिंदी भाषा का प्रयोग करें तथा हिंदी में ज्ञानात्मक साहित्य का निर्माण करें। वहीं जब उन्हें एहसास हुआ कि हिंदी भाषा के लिए एक शब्दकोश का होना अनिवार्य है, तो इसलिए उन्होंने एक शब्दकोश बनाया, जिसके प्रारंभ उन्होंने पुरानी पुस्तकों या पुराने साहित्य का माध्यम से किया। उन्होंने पुरानी पुस्तकों में या पुराने साहित्यों में प्रयोग हुए शब्दों का एकत्रित कर कर एक ऐसा साहित्य या शब्दकोश बनाया, जिसके माध्यम से उन सभी शब्दों का चुनाव किया जा सके जो ज्ञानात्मक, सृजनात्मक तथा साहित्य की अन्य सभी कसौटियों पर पूर्ण उतरता हो, तथा साहित्य को एक स्वरूप देने में कारगर सिद्ध हो। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान और उनके संस्थापक कौन कौन थे तथा जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा मोहन राव ने की थी। प्रार्थना समाज, जो 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने जो इनके संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मदाम तथा कर्नल ओलकॉट ने की थी। जब हम सनातन धर्म सभा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से ही, जब हमने देखा था कि किस प्रकार उद्दंड मार्टन, जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, उसके पहले से ही, यानी कि 1810 या 1816 में भी त्रिभाषी या पांच भाषी समाचार पत्र निकाले जा रहे थे, जिनमें बांग्ला, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी शब्दों का या हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा था। इसी प्रकार के उदाहरण हमें देखने के लिए मिले थे। उसी प्रकार 1813 में विलियम एक्स एक्ट के पास होते ही ईसाई और पादरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने पर छूट मिल गई थी। उन्होंने ईसाई धर्म, भारत में अपने धर्म को दीक्षा देना चाहते थे तथा अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दो बातों को ध्यान में रखा कि भारतीय समाज में छुआछूत, पर्दा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक विकृतियों की आलोचना प्रारंभ की, और साथ साथ हिंदी को अपना माध्यम बनाया, क्योंकि हिंदी भाषा उस समय अधिक तक लोगों के अभिव्यक्ति की भाषा थी। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुस्तकों, बाइबलों का अनुवाद हिंदी में करवाया तथा उन्हें अनेक उन पुस्तकों को छपवाकर बंटवाया। उनके साथ साथ उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों का स्थापना की, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार से पुस्तकें छापी और उनको भी बंटवाया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को त्रस्त थे और उन्होंने हिंदी की भाषा पर ध्यान दिया, और उन्होंने उन्हें उनका एक उद्देश्य यह था कि अपने धर्म का प्रचार करें, जिसके लिए उन्हें यह पूर्ण रूप से जानकारी थी कि हिंदी के अलावा, हिंदी भाषा के अलावा और कोई भाषा उन्हें इस उद्देश्य में सफलता की पूर्ति नहीं करा सकती। अगर उन्हें अपनी भाषा, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को आम जनमानस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सीधा, सरल, स्पष्ट भाषा का होना अनिवार्य है, जो आम जनमानस तक पहुंचे और वह उसे समझ सके, जो कि हिंदी है। यही कारण था कि इतने बड़े स्तर पर ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदी भाषा को अपना माध्यम बनाया और अपनी पुस्तकों का हिंदी में अनुवादन कर कर उन्हें बंटवाया। बहुत बड़े स्तर पर हिंदू जनता सर्वधर्म का त्याग कर कर ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने उस समय भारतीय समाज में फैली जो बुराइयां थी उन्हें नष्ट करने की तथा अपने धर्म को दीक्षा देने के लिए बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। जिसके ठीक इसी समय नई शिक्षा से प्रारंभ नवीन चेतना के आत्मस्तर करने वाले अनेक भारतीय विचारक एवं समाज सुधारकों ने हृदय आंदोलित हो उठा। उन्हें लगा कि उनके विचार नैतिक मूल्य आधार पर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोके एवं हिंदू धर्म की विकृतियों को दूर करने के लिए उन्हें खुद कुछ करना चाहिए। उसके लिए हिंदू किसी एक धर्म का परित्याग करना अनिवार्य नहीं है, उस धर्म से उन बुराइयों को हटाया भी जा सकता था। इसी
की आकांक्षा रखते हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिन्होंने उस समय मौजूद समाज में बुराइयों उस समय की बुराइयों को नष्ट करने या धर्म से निकालने का कार्य किया, जिससे उनके प्रमुख रूप में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन तथा राधा स्वामी संप्रदाय जैसे अनेक संप्रदाय, ये समाज उत्पन्न हुए, जिन्होंने यह कार्य किया कि धर्म परिवर्तन ना कर कर उस धर्म में मौजूद बुराइयों को नष्ट किया जा सके तथा हिंदू धर्म का प्रचार किया जा सके। जब हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में नवजागरण के अग्रदूत, राजनीतिक जागृति के सूत्रधार राजा राम मोहन राय ने हिंदी समाज में फैलने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए और समाज के पुनर्गठन के उद्देश्य से कलकत्ता में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज संस्था का प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था, सुलभ तथा सुग्रह बनाना था। इस संस्था का उद्देश्य तत्कालीन अनेक विचारधाराएं का समर्थन मिला, पर उस प्रकार उन्होंने योगदान दिया जिसमें महर्षि देवेंद्रनाथ, प्रसन्न कुमार, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भूदेव मुखर्जी, नवीन चंद्र रॉय आदि जैसे प्रमुख शामिल थे। जब हम राजा राममोहन राय की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय का जन्म 1774 में हुआ था। राजा राममोहन राय व्यक्तित्व पर पूर्व तथा पश्चिम दोनों के पूर्ण प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आरंभ में उनका झुकाव प्राचीन संस्कृति एवं वेद उपनिषद की तरफ था। जैसे ही इसके साथ साथ राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण पश्चिम की बुद्धिवादी और आधुनिक विचारधाराओं से भी प्रभावित था। उनकी आधुनिकता से उन्होंने रूढ़िवादियों, निरर्थक धर्म धंधा करने वाले कर्मकांडों के ऊपर उठने की प्रेरणा दी। उन्होंने समय के अनुकूल चलकर पाश्चात्य विचारों का स्वागत कर कर उसमें विवेचन किया। उन्हें पता था कि हिंदी कि पश्चात कि पश्चिम के कुछ विचारधाराएं और बुद्धिजीवियों को अपनाने में कुछ बुराई नहीं है, किंतु उसके साथ साथ अपने वेद और संस्कृत का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इसी कारण हम देख सकते हैं कि राजा राममोहन राव को अनेक भाषाओं की जानकारी थी, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, बांग्ला जैसी अनेक भाषाएं सम्मिलित थी, जिनमें उन्होंने साहित्य की रचना भी की तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। उधर उनके संस्कृत भारतीय भारतीय संस्कृति ने अपने देश की संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए राजा राममोहन रॉय ने आधुनिक भारत के निर्माता निर्माता तथा राष्ट्रीय चेतना का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि पश्चिम के विचारों को अपनाते हुए भी उन्होंने अपनी संस्कृति और भारतीय संस्कारों को नहीं छोड़ा। वह जानते थे कि उपनिषद और वेदों में का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अब उन्होंने भाषा संबंधित दृष्टिकोण आया। राजा राममोहन रॉय ने अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे राष्ट्रीय हित के कार्य के लिए हिंदी को सर्वोपरि मानते थे। कि उनका यही मत था कि यदि अखिल भारतीय भाषा बनेगी की क्षमता किसी भाषा में है तो वह सिर्फ हिंदी में है। वे स्वयं हिंदी में लिखते थे और दूसरों को भी हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहन करते थे। राजा राममोहन रॉय ने 1826 में बंगदूत नामक पत्र निकाला था, जिसकी भाषा अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और फारसी है। यह एक 4 भाषाओं का मिश्रित पत्र था। राजा राममोहन रॉय के हिंदी समाज की कुरीतियों और स्त्रियों के सवाल उठाने की वजह से ही उन्हें कट्टर पुराण परंथियों से बार बार वाद विवाद होते रहते थे, जिसके कारण वह शास्त्रार्थ को भी हिंदी में छापते रहते थे। राजा राममोहन रॉय हिंदी के प्रेम से हिंदी के विकास करने के लिए ऐसा मार्ग प्रशन चलकर अन्य संस्थानों और नेताओं के साथ प्रचार प्रसार में आगे बढ़े, जिसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से राजा राममोहन रॉय ने अपने आधुनिकता को अपनाते हुए संस्कृत अपनी संस्कृति और को नहीं छोड़ा तथा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब हम नवीन चंद्र रॉय की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज के दूसरे प्रसिद्ध नेता नवीन चंद्र रॉय थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों एवं विचार का प्रचार करते हुए हिंदी के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया। नवीन चंद्र रॉय ने पंजाब में चलकर चलाए गए समाज सुधारक संबंधित आंदोलन का महत्वपूर्ण माध्यम हिंदी था। इन्होंने लाहौर से हिंदी में 2 पत्रिकाएं निकाली, जिसमें ज्ञान प्रदायनी पत्रिका 1867 में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि इन पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था और लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करना था, कि फिर भी इन्हें हिंदी का बड़ा बल मिला। नवीन बाबू के प्रयासों से फलस्वरूप पंजाब में नवीन जागरण की जो लहर दौड़ी, उन्होंने हिंदी में पुनर्जीवन आ गया और वह
पंजाबी और उर्दू के साथ मिलकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 19वीं शताब्दी में हिंदी उर्दू विवाद में भी उन्होंने हिंदी का जमकर समर्थन किया था। भूदेव मुखर्जी, जब भूदेव मुखर्जी हिंदी ब्रह्म समाज के तीसरे प्रमुख नेता थे, जिन्होंने सेवाएं भी हिंदी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। भूदेव मुखर्जी ने बिहार के पाठ्य पुस्तकों में, अदालतों में हिंदी के प्रयोग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत कुछ श्रेय इन्हीं इन्हीं को दिया जाता है। भूदेव जी ने हिंदी के कट्टर समर्थक थे। साथ ही इनका भी दृढ़ विश्वास था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे अखिल देश संपर्क की भाषा बनने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। अपनी इन्हीं धारणाओं से उन्होंने अपनी पुस्तक आचार प्रबंध में ऐसे प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया, जिससे वह आम जनमानस तक पहुंची और उनके विचारों को अभिव्यक्ति हुई। केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता में गिना जाता है। इन्होंने भी हिंदी को प्रबल करने के लिए 1875 में सुलभ समाचार के अंक में केशव बाबू ने हिंदी को भारत की सर्वप्रसिद्ध प्रचलित भाषा के रूप में स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने भारत को एक एकता के साथ एकता के लिए अनिवार्य बताया। भारत तभी एक होकर रह सकता है जब उसकी भाषा हिंदी हो। इन्हीं इन्हीं की प्रेरणा से स्वरूप आर्य समाज के संपादक दयानंद सरस्वती ने भी संस्कृत की जगह हिंदी में अपना व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया और हिंदी में अपने ग्रंथ साहित्य सत्यार्थ प्रकाशन की रचना की। कहने इसी से सामाजिक और धार्मिक सुधार के नेताओं ने हिंदी के विकास में स्वयं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित किया। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेताओं तथा ब्रह्म समाज के विचारधाराओं से प्रेरित होकर दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाशन की हिंदी भाषा में रचना की थी। प्रार्थना समाज, जब हम प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने वाले धार्मिक व सामाजिक संस्थानों में प्रार्थना समाज भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। इन्होंने इनकी स्थापना मुंबई में 1867 में हुई थी, जिसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। इन्होंने इनकी संस्था का उद्देश्य को लेकर हुआ, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। एकेश्वरवाद के प्रचार तथा तत्कालीन भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वयं रूप से प्रदान करने संस्था का अंतिम उद्देश्य था। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि परमहंस सभा तथा प्रार्थना समाज के रूप भी बदल गए। D.N. बैनर्जी ने लिखा कि वास्तव प्रार्थना समाज पर केशव चंद्र सेन से गुरुत्व की छाप लगी है, क्योंकि उन्होंने ही विचारशील लोगों का ध्यान धर्म को उदार बनाने और उन लोगों को सुधार के लिए उत्साह बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो अंधे रीति रिवाज, जात पात और पंडित पुरोहितों में विश्वास रखते हैं। भारत उस समय मौजूद कुरीतियों को हटाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जिसके आगे चलकर प्रेरित होकर परमहंस सभा तथा प्रार्थना समाज ने भी उन्हें अपनी मुख्य धारा में जोड़ लिया तथा यह इन्हीं कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए तत्पर प्रयास रहे। प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रनाडे, नारायण चदावर तथा R.V. भंडाकर आदि लोग लोकप्रिय नेता हुए। इन संस्थानों और इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा में अमूल चूल सुधार लाना था। जात पात के विरुद्ध स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन आदि था, जिसके लिए इन संस्थानों ने लगातार प्रगतिशील रहे तथा प्रयत्न करते रहे। इन संस्थानों ने अनेक अनाथालय, कन्या पाठशालाएं, विधवा आश्रमों की स्थापना की, जिससे कि उन कुरीतियों को समाज से नष्ट किया जा सके। आधुनिक शिक्षा की राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए साहित्य ने संस्थान ने आशातीत सफलता मिली। जहां तक हिंदी भाषा के विकास प्रचार प्रसार की बात है, वह संस्था के साप्ताहिक प्रवचन में आदि प्रवचनों में देखने के लिए मिलता था। आदि के माध्यम से यत्र तत्र हिंदी का प्रचार अवश्य हुआ। संस्था के प्रमुख नेता महाविंद गोविंद रनाडे ने सजग विचारों से तथा तत्कालीन हिंदी साहित्य पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा, जिस समय उन्होंने साहित्य में देखा जाता था। आर्य समाज, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को गिरिगांव मुंबई में हुई थी, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म, सभ्यता, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। इन संस्थानों की स्थापना से हिंदी को भी अपूर्ण बल मिला। आर्य समाज की सभ्यता
स्थापना से पूर्व ब्रह्म समाज के दो प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य निभाए। हमने देखा किस प्रकार ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1857 में विधवा पुनर्विवाह के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए तथा उसमें सफल भी हुए। किस प्रकार से राजा राममोहन रॉय ने उस वक्त में मौजूद कुरीतियों को हटाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और निरंतर प्रयासरत रहे, किंतु इसका प्रचार क्षेत्र मुख्यतः बंगाल तक ही सीमित था। बंगाल के बाहर जो प्रभाव था वह नगण्य माना जा सकता है। दूसरी बात यह भी थी, ब्रह्म समाज के द्वारा जो सामाजिक क्रांति हुई उसका प्रभाव आम जनमानस की अपेक्षा शिक्षित समुदाय पर अधिक पड़ा और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कोई असर ना पड़ सका, नहीं दिखा पड़ा। 19वीं शताब्दी के इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्य समाज सर्वप्रथम ऐसी संस्था बनी जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वधर्म और स्वदेशी स्वराज जैसे व्यापक शब्दों का प्रयोग किया तथा स्वभाषा के लिए किए गए आंदोलन राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए। आर्य समाज का सारा कार्य हिंदी में ही होता था और उनके अनुयायियों को आर्य भाषा के नाम से पुकारते थे। इससे हम पता चलता है कि हिंदी को आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता था तथा आर्य समाज से जुड़ा अनुयायी हिंदी भाषा के लिए आर्य समाज नाम का शब्द प्रयोग करते थे। आर्य समाज में 28 नियमों में से 5वें के अनुसार सामाजिक सदस्यों के लिए आर्य भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। दयानंद जी ने वैदिक धर्म रक्षा तथा समाज सुधार संबंधी जो भी उद्देश्य हुआ करते थे उनका जन सम्मान से सीधा संबंध रहा था तथा उपदेशों की वाणी जन साधारण की वाणी हिंदी हुआ करती थी। इससे हम पता चलता है कि किस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज में किए गए इन बदलावों तथा नियमों के माध्यम से आम जनमानस में कितनी जागरूकता फैली होगी तथा किस प्रकार वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यापक कड़ी सिद्ध हुए। स्वामी जी ने इसी व्यवहारिक सूझबूझ का परिणाम था कि आर्य समाज को अखिल भारतीय व्यापकता प्राप्त हुई और भारत के छोटे छोटे नगरों, जहां तक कि कहीं कहीं गांव आंचलों में भी आर्य समाज के छोटे बड़े विविध शाखाएं स्थापित हो गई, जिससे अखिल भारतीय या पूरे भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के लिए जागरूकता फैलाना तथा लोगों को एकजुटता लाना, एकता स्थापित करना आसान हो गया। जहां कहीं भी आर्य समाज की स्थापना हुई वहीं के लोगों ने हिंदी प्रेम उमड़ पड़ा। प्रांतवाद, जातिवाद तथा वर्ग जैसी सीमाओं को लांघते हुए हजारों लोग इसका सदस्य बन गए और हिंदी को अपनी भाषा बनाने के लिए बनाया। आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में तथा वार्षिक अधिवेशनों में भी जो कार्य हुआ करता था उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होता था। जिस तरह से हमने देखा था कि कांग्रेस में भी जब सभाएं और समितियां बनने लगी तथा कांग्रेस में गांधी जी के अफ्रीका से आने के बाद जितनी भी कार्य होने लगे वह हिंदी भाषा में होने लगे तथा आपस में बोलचाली की भाषा के लिए भी हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्य समाज के माध्यम से छोटे छोटे नगरों, गांवों, कस्बों को जोड़ा गया और हिंदी के लिए एक विशेष स्तर प्रारंभ किया गया जिससे कि सभी लोग हिंदी से जुड़ सके। इन सम्मेलनों में आयोजित एवं हिंदी माध्यम से कुछ धार्मिक प्रशिक्षाओं का संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आर्य समाज द्वारा उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब में हिंदी के कार्य के लिए अपेक्षित अधिक व्यापक रूप से देखा गया था। हिंदी भाषा को शिक्षित का माध्यम बनाने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजकीय विद्यालयों पर निर्भर न रहकर उन्होंने इन्हीं संस्थानों ने पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रांतों में सैकड़ों शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। इससे हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा के साथ साथ किस प्रकार शिक्षा का भी व्यापक स्तर में सुधार हो रहा था। शिक्षा आम जनमानस तक पहुंच सके उसके लिए निरंतर कार्य हो रहे थे। शिक्षा संस्थानों के निर्माण से शिक्षा शिक्षा का माध्यम प्राय हिंदी रखा गया। हिंदी को विकसित होते हुए तथा सुअवसर मिला ताकि वह अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सके तथा अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सके। आर्य समाज राष्ट्रीय भावना भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जो भारत का पहला शिक्षालय था जिसमें राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की
शिक्षाओं का सफल परीक्षण किया गया, जिससे बाद में आर्य समाज के अनेक शिक्षा संस्थानों में स्थापना की गई और बल मिला। इस हम पता चलता है कि वह स्त्री शिक्षा के साथ साथ आम जनमानस की शिक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया, तथा किस प्रकार हिंदी को उन्होंने इस पूरे शिक्षा संस्थानों में का शिक्षा का माध्यम बनाया। आर्य समाज से को सबसे अधिक सफलता स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में मिली। स्त्रियों की सामाजिक दशा सुधारने तथा उन्हें आत्मगौरव की भावना का उद्देश्य जगाने के लिए आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसके लिए वो एक व्यापक आंदोलन चलाया। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में स्त्री शिक्षा के लिए एक दिशा मिली और पक्की नींव पड़ी। स्त्री शिक्षा के लिए आर्य समाज ने अनेक कन्या पाठशालाएं, गुरुकुल एवं महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की। महिला विद्यालयों की स्थापना की। इन संस्थानों में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप मिला तथा साथ ही साथ अन्य विषयों को भी शिक्षा दी गई, पर उसका माध्यम हिंदी रखा गया। इन शिक्षा संस्थानों के द्वारा स्त्रियों के बीच हिंदी भाषा का व्यापकता मिली। हिंदी के प्रचार में आर्य समाज द्वारा अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए गए, जिसका महत्वपूर्ण योगदान था। आर्य समाज के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदी में शोधकर्ता पत्र पत्रिकाओं तथा छोटे मोटे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। हमने देखा था कि किस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने हिंदी भाषा में अपने ग्रंथों तथा बाइबल का परिवर्तन करवाकर उन्हें आम जनमानस में माना, जिससे कि उनके बीच में धर्म परिवर्तन की भावना उत्पन्न हुई। उसी प्रकार से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तथा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने के लिए आर्य समाज ने हिंदी को एक हिंदी भाषा को अपनाया तथा उनमें पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें प्रकाशित कर कर उन्हें लोगों में बंटवाया, ताकि उन्हें और जागरूकता फैलाई जा सके और हिंदी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और जागरूकता बनाई जा सके। प्राथमिकता इन इसकी पत्रिका साप्ताहिक एवं मासिक आती थी, किंतु बाद में आगे चलकर वह संस्था दैनिक हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित होने लगी। इस समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा अपेक्षित हिंदी को विशेष प्रचार प्रसार हुआ। हमने देखा किस प्रकार इन संस्थानों के द्वारा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार हुआ तथा आम जनमानस तक उन सब के बारे में जागरूकता पहुंची। आर्य समाज ने सिर्फ हिंदी भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी विदेशों में भी धर्म प्रचार के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार किया। विदेश में आर्य समाज के सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका को बनाया। आर्य समाज ने अफ्रीका देशों में हिंदी तथा संस्कृत के अध्ययन करने गए अनेक विद्यार्थियों विद्यालय खोले। इन संस्थानों में हिंदी के लिए कैनियन, टांगनिका, चेगायन, ब्रिटेन गायाना, फिजिया, मॉरिशस, लंदन आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म 1824 में हुआ था और इनका देहावसान 1883 में हुआ था। अपनी मातृभाषा गुजराती के साथ साथ संस्कृत पर भी असाधारण अधिकार था। प्राथमिकता स्वामी जी का मत था कि साहित्य का माध्यम संस्कृत थी, किंतु बाद में आगे चलकर ब्रह्म समाज के नेता श्री केशव चंद्र सेन से के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय प्रचलित हिंदू धर्म वैदिक धर्म के बीच जो गहरी खाई पैदा हो गई थी को काटकर हिंदू समाज और कर्म कांडों की विकृतियों को दूर करने का कार्य किया। उन्होंने यह जागरूकता फैलाई कि किस प्रकार वह आ रही कुरीतियों को छोड़ सकते हैं तथा पंडित की बातों में ना आकर, अंधविश्वास में ना पड़कर, अपने धर्म में तथा वैदिक धार्मिक ग्रंथों में विश्वास रखकर उन कर्म कांडों को अपनाए, ना कि अंधविश्वास पर विश्वास करें। आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार के सिलसिले में से उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया और उन्होंने अनुभव किया कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से देश के किसी भी कोने में आर्य समाज का संदेश सुनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने यह घोषणा की कि प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी की जानकारी होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आर्य समाज का सारे काम, समस्त साहित्य भी हिंदी में ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही आर्य भाषा है, अखिल देश की भाषा है। स्वामी जी ने कहा कि हिंदी का पूर्ण अपूर्ण अनुराग ही था, जिसने हिंदी को एक नई गति, एक नई चेतना के साथ साथ नया जीवन मिला। व्यापकता से सफलता प्राप्ति हुई और आर्य समाज के जिन नेताओं ने हिंदी को अमूल्य सेवा
कि उनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वोपरि थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त आर्य समाज के जिन नेताओं ने हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें भीमसेन शर्मा, भाई परमानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। हमने देखा था कि किस प्रकार लाला लाजपत राय ने पंजाब में रहते हुए हिंदी के प्रसार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा हिंदी में पत्र पत्रिकाएं भी निकलवाई। पंडित पधारन सिंह शर्मा, श्री इंद्र विद्यावाचन सहपति का नाम महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी नेताओं ने हिंदी के सार्वजनिक विकास के लिए अथक प्रयास किए। हिंदी के प्रचार प्रसार में स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम जी का योगदान अभूतपूर्व कहा जा सकता है। स्वामी श्रद्धानंद के ही प्रयास से 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ा की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान संबंधित विभिन्न शिक्षाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिन धार्मिक सामाजिक आंदोलनों का भारत में प्रारंभ हुआ, उनमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी भी एक है। इसने इसकी स्थापना विश्व बंधु की भावना पर 1875 में अमेरिका में हुई थी। इनके संस्थापक मदन बख्तियार तथा कर्नल ऑटकॉन भारतीय दर्शक तथा सांस्कृतिक एवं तत्कालीन भारतीय आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने ही 1879 में सोसाइटी का केंद्रालय बम्बई में तथा 1888 में प्रधान अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास में और राष्ट्रीय कार्यालय काशी में स्थापित किया। तत्कालीन सामाजिक ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इन संस्थानों के सिद्धांतों, उद्देश्यों के कार्य प्रणाली में काफी समानताएं थी, लेकिन सोसाइटी पर आर्य समाज की प्रमुख रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व का गहरा छाप था। सोसाइटी ने स्वामी जी के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रथमतः इसे भारत की श्रेष्ठ सफलता ना मिली, किंतु आगे चलकर 1893 में जब श्रीमती एनी बेसेंट ने संस्था के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अपने हाथ में लिया, तब संपूर्ण देश में इसे प्रभावशाली लक्षित होने लगे। अनेकांत शिक्षित भारतीय भी इसकी ओर आकर्षित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। एनी बेसेंट ने सन 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसके धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। इसके पश्चात उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज तथा हिंदू बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोसाइटी ने दक्षिण भारत में देश के अन्य भागों में अनेक शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों, कॉलेजों की स्थापना की। इससे हम पता चलता है कि जिस प्रकार से आर्य समाज तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा या शिक्षा पर महत्वपूर्ण बल दिया था, उसी प्रकार एनी बेसेंट ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में शिक्षा के पर महत्वपूर्ण जोर दिया तथा उन जिनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति तथा भारतीय भाषाओं पर भी विशेष बल दिया गया। इन शिक्षाओं के क्षेत्र में हिंदी भाषा को पनपने का अच्छा अवसर मिला। राष्ट्रीय कार्यालय काशी होने के कारण सोसाइटी आरंभ से ही शिक्षा और प्रकाशन के कार्य से हिंदी भाषा में करती रही थी। सोसाइटी अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होते थे। सोसाइटी द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार बहुत कुछ श्रेय एनी बेसेंट को है। एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति, दर्शन, चेतना, चिंतन से विशेष प्रभावित थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं के साथ साथ भाषा हिंदी का सदैव ध्यान रखा था और समर्थन किया था। 1818 से लेकर 1821 के मध्य जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत घूमकर हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार किया था, एनी बेसेंट ने हिंदी के प्रचार के लिए राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग बन गई थी और उनके विचारों से सफलतापूर्व एकता के रूप में हिंदी भाषा का भी ज्ञान अनिवार्य किया था। एनी बेसेंट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशन बिल्डिंग में हिंदी के बारे में लिखा है कि भारतवर्ष को भिन्न भिन्न भागों में जो भी अनेक देशी भाषाएं बोली जाती है, उनमें एक भाषा ऐसी है जो शेष सभी भाषाओं की अपेक्षा सारे एक भारी विशेषता यह है कि यह है कि उसका प्रचार सबसे ज्यादा है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाले आदमी संपूर्ण भारत की यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मनुष्य मिल जाएंगे। हिंदी सीखने का कार्य ऐसा त्याग है जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्रीय एकता के हित में करना चाहिए। इससे हम पता चलता है कि किस प्रकार दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार तथा हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में भी एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। मद्रास में हुए सम्मेलन 1928 में अपना संदेश पहुंचाते हुए उन्होंने हिंदी के प्रति अपना उदार निम्नलिखित शब्दों में
प्रकट किया। मैं यह देखने की आशा करती हूँ कि हिंदी भारत की आम भाषा बन गई है, जो मुझे लगता है कि हिंदी का शिक्षा अंग्रेजी के अनिवार्य ज्ञान की बजाय भारतीय स्कूल में अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर आप अगर आप दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य था। इसी कारण हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर इस प्रकार की सभाएं और सम्मेलन हो रहे थे, जिनमें अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जा सके कि हिंदी भाषा को अपनाया जाए, तथा कोर्ट कचहरियों में, शिक्षा के माध्यम में तथा अन्य कार्यालयों में भी हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सनातन धर्म सभा, जब ब्रह्म समाज, आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजन और बहुदेवतावाद के प्रबल विरोधी की प्रतिक्रिया सन 1873 में सनातन धर्म रक्षणी सभा के द्वारा हरिद्वार तथा दिल्ली में किया गया। 1900 में पंडित मदन मोहन मालवीय आदि ने इस सभा को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की समृद्धियों, पुराणों आदि शास्त्रों के आधार पर सुधार करना था। परिणाम स्वरूप सनातन धर्म की हजारों शाखाएं देश में खुली। सनातन धर्म के अधिकांश कार्य संस्कृत और हिंदी में होते थे, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल मिला। सनातन धर्म सभा के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में कई शिक्षा संस्थान शुरू किए गए, जिसमें हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उत्तर भारत में इन संस्थानों को सर्वाधिक सफलता मिली। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रिय शिष्य गोस्वामी गणेश दत्त इस सभा के कर्णधार थे। उनका जन्म पंजाब के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम लायलपुर में एक गुरुकुल की स्थापना की। इसमें संस्कृत हिंदी अध्ययन अध्यापन व्यवस्था की गई। इसमें सैकड़ों ऐसी संस्थाएं खुली जिसमें पंजाब में हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ। गोस्वामी ने 1840 में विश्व बंधु दैनिक समाचार पत्र में श्री गणेश किया। भारत विभाजन के बाद भी उन्होंने अपने कार्यरत क्षेत्र हरिद्वार ही बनाए रखा। 1947 में दिल्ली अमर भारत हिंदी दैनिक का प्रकाशन किया। गोस्वामी गणेश दत्त के साथ साथ इन संस्थानों से दूसरे नेता जैसे सरदाराम फिलोरी थे, जिन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहीं कहना होगा कि सनातन धर्म सभा का भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने एकतक प्रयास से ही उत्तर भारत में हिंदी जनमानस की भाषा बन गई। जब हम सभाओं की बात करते हैं तो नगरनी प्रचारणी सभा, जो कि काशी में थी, भारतेंदु युग में ही हिंदी साहित्य का विशेष हिंदी साहित्य का विकास भले ही व्यापक स्तर पर हुआ हो, किंतु उसका प्रचार प्रसार में अनेक बाधाएं थी। सबसे बड़ी बाधा रोजगार था। नौकरी पाने के इच्छुक लोग थे जो अंग्रेजी अंग्रेजी और उर्दू भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासकों ने भाषा के रूप में उर्दू को ही अदालतों की भाषा बना दिया था। क्रम 10 मार्च 1893 में किस कार्लेस स्कूल की 5वीं कक्षा के कुछ उत्साहित छात्रों द्वारा काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसमें बाबू श्याम सुंदर प्रसाद, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार प्रसाद प्रमुख है। इनके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के भाई राम कृष्ण दास हुए। बाद में इन संस्था से मदन मोहन मालवीय, अंबिका दास व्यास, राधा चरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक तथा बद्री नारायण चौधरी आदि जैसे विद्वान जुड़े। इन सभाओं के दो प्रमुख उद्देश्य थे: नागरिक अक्षरों का प्रचार तथा हिंदी साहित्य की समृद्धि। 1900 में इस सभा का उद्योग सफल हुआ और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हो गई। इस सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज की और अपने हाथों में लिया। फलस्वरूप सभा ने हिंदी के कई प्राचीन अनुपलब्ध हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की और उनके पाठांतर को दूर किया, जो देश के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े थे। इन ग्रंथों को पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो तथा विशल देव जैसे रासो आदि प्रमुख थे। इनमें
महती कार्य के लिए सरकार ने भी इन्हें आर्थिक सहायता दी। नगरनी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों की खोज कर प्रकाशित कराया कि हिंदी शब्द सागर, संक्षिप्त शब्द सागर, अंग्रेजी हिंदी कोश, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली आदि का प्रकाशन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य सभा ने किए। इससे हिंदी के लिए एक शब्दकोश तैयार हुआ, जिससे हिंदी में आने वाली बाधाओं को सुलझाया जा सका कि हिंदी साहित्य के निर्माण के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस कैसे शब्दों का चुनाव किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि मानक हिंदी में 20वीं शताब्दी से पूर्व ज्ञानात्मक साहित्य हमें दिखाई नहीं देता, जिसके निर्माण के लिए अ, इस प्रकार के शब्दों का होना अनिवार्य था, तथा एक मानक हिंदी या एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा के लिए अपना शब्दकोश होना भी अनिवार्य है, जिसकी कमी को पूरा करने में नागरिक प्रचारणी सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगरनी प्रचारणी सभा ने नगरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन लगातार होता रहा, जो कि उसका मूलतः शोध पत्रिका थी। सभा के पास अपना आर्य भाषा पुस्तकालय भी था, जिसमें प्राचीन अल्पप्राय हस्तलिखित ग्रंथों का विशाल संग्रह था। वर्तमान समय में रखरखाव और उपेक्षा के जल्द हालत में विद्यमान है। इस हम पर चलता है कि किस प्रकार नगरनी प्रचारणी सभा में उस समय पूरे भारत में मौजूद पुराने साहित्य ग्रंथों की खोज की तथा उनके लिए एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य संस्थानों का महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी आंदोलन और प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले हिंदी सेवक साहित्य संस्थानों में हिंदी साहित्य सम्मेलन सर्वोपरि है। सन 1910 में नगरनी प्रचारणी सभा के प्रबंध समिति की एक बैठक में बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी तथा नागरिक के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए देश भर में साहित्यकारों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें सर्वोपरि सम्मानित से पारित कर दिया गया था। और उसी वर्ष इस प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप से दिया गया था, जिसमें फलस्वरूप महामंत मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने सरकारी अदालतों में नागरिक का प्रचार तथा हिंदी भाषा व साहित्य के व्यापक विकास के लिए कोश संग्रह की अपील की थी। परिणाम स्वरूप कोश संग्रह के लिए समिति की स्थापना की गई, धनराशि एकत्रित की गई तथा प्रयाग इलाहाबाद में सम्मेलन में विविधता स्थापना हुई। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सम्मेलन के प्रथम प्रारंभ में प्रथम, माध्यमिक तथा उत्तम तीन परीक्षाएं आयोजित होती थी। देश के लाखों लोगों ने सम्मेलन में परीक्षाएं उत्तीर्ण कर हिंदी का अध्ययन किया। हिंदी भाषी क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों ने भी इसका लाभ उठाया। हिंदी साहित्य में सम्मेलन में प्रयाग एक त्रैमासिक सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित करने लगातार होती रहती, जिससे मौलिक रचनाओं के साथ साथ शोध पत्रिकाओं भी प्रकाशित होती थी। शोध पत्रिकाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार हिंदी में ज्ञानात्मक साहित्य की कमी को पूर्ण किया जा रहा था, तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य किए जा रहे थे, सम्मेलन किए जा रहे थे, सभाएं की जा रही थी तथा अलग अलग परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कराई जा रही थी, जिसमें हिंदी और हिंदी भाषी सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों का देखने के लिए मिलता है। साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्य, जब हम हिंदी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में सब अंगों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न किया। देशवासी व्यापक और कार्य को सुलभ करने के लिए राष्ट्रलिपि, देवनागरी तथा राष्ट्रीय भाषा हिंदी को प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। हमने देखा था कि किस प्रकार उर्दू और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा मिल रहा था तथा वह भाषा आम जनमानस की भाषा नहीं थी। उसी कार्यालयों को सुलभ बनाने तथा जिस व्यक्ति का कार्य है उस तक वह जानकारी पूर्ण रूप से पहुंचाने के लिए उस भाषा का होना अनिवार्य है, जो वह समझ सके तथा पढ़ सके। इसलिए देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिंदी को चुना गया। नागरी लिपि के मुद्रण सुलभ लेखन बनाने के लिए की दृष्टि से अधिक विकसित करने का प्रयास किया गया। हमने देखा कि किस प्रकार साहित्यकारों ने, राजनेताओं ने तथा अलग अलग सोसाइटियों ने या ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने कदम उठाए, जिसके कारण हिंदी भाषा में मानकता आई तथा वह
एक भाषा के रूप में यह साहित्य निर्माण की सभी कोटियों पर पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो सके। हिंदी भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक, समृद्ध बनाने के लिए समय समय पर उसके अभाव को पूर्ण करने के लिए शैली और त्रुटियों में शोध के प्रयत्न किए गए। किस प्रकार इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से हिंदी भाषा के कोश का निर्माण किया गया। हिंदी भाषा के कोश के निर्माण के लिए एक हिंदी शब्दकोश के नाम से फंड बनाए गए, जिसमें अर्जित पैसों से हिंदी भाषा के कोश का निर्माण किया जा सके। हमने देखा कि किस प्रकार नागरिक प्रचारणी सभा ने पुरानी पुस्तकों या साहित्य की खोज करवाई और उनमें प्रयोग होने वाले शब्दों को एक कोश में या हिंदी कोश में या अलग अलग तरह से लिखवाकर पुस्तकों में परिवर्तित करवाया गया ताकि उनका प्रयोग किया जा सके। हिंदी भाषा राज्य के सरकारी विभागों, पाठशालाओं, कॉलेज, विश्वविद्यालय, म्युनिसिपैलिटियों और अन्य संस्थानों, समाज, जनसमूह तथा व्यापक और अदालतों में देवनागरी की भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में उद्यम कर सके। हमने देखा कि किस प्रकार 1857 के बाद हिंदुस्तानी, जो कि गिलक राष्ट्र की भाषा थी, जो अरबी फारसी मिश्रित थी, उसका प्रयोग तथा अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया कानून की सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के लिए उर्दू और हिंद अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। इन विविधाओं को तोड़ने के लिए किस प्रकार से हिंदी में आंदोलन चला, साहित्यकारों ने किस प्रकार अदालतों में देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए आंदोलन किए, तथा 20वीं शताब्दी तक आते आते एक जन आंदोलन हुआ जिसमें करोड़ों लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर कर कर उन्हें अंग्रेज सरकार को सौंपा गया ताकि वह अदालतों में हिंदी भाषा के प्रयोग में ला सके। कॉलेजों, पाठशाला और विश्वविद्यालयों की भाषा शिक्षा के माध्यम को हिंदी बनाने के लिए आर्य समाज द्वारा किए गए प्रयोग हमने देखे कि उन्होंने पुस्तकों को हिंदी में परिवर्तित करवाया तथा विद्यालयों की भाषा हिंदी रखा ताकि आम जनमानस की भाषा को समझा जा सके। इसी प्रकार के इसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटियों में भी यह आंदोलन किया गया कि जो भी आदेश या नियम म्युनिसिपैलिटी में लिखे गए हैं उन सभी को कम से कम हिंदी भाषा में भी परिवर्तित करके लिखा जाए ताकि आम जनमानस उसे पढ़ने और समझने में सक्षम हो, तथा सरकारी विभागों की भाषा इस प्रकार की हो जो कि आम जनमानस तक पहुंच सके। हिंदी के ग्रंथों, लेखकों, कवियों, पत्र संपादकों, प्रचारकों ने समय समय पर उत्साहित करने के लिए प्रेरित कर पत्र पदक उपाधि से भी सम्मानित किया गया। हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग साहित्यकारों ने पत्र पत्रिकाएं निकाली, जिसमें हम सरस्वती के संपादन भी देख सकते हैं। सारे देश के युवाओं में हिंदी अनुराग उत्पन्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए। हिंदी भाषा द्वारा परमोच्च शिक्षा के लिए विद्यापीठों की स्थापना की गई। हिंदी भाषा द्वारा उच्च प्रशिक्षण लेने पर का प्रबंध कराने के लिए हिंदी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जहां तक आवश्यकता समझी जाए वहां पाठशालाएं सीमित तथा पुस्तकालय की स्थापना करने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्तमान संस्थाओं की सहायता करना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में, दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध राजनीतिक कारणों से अतः 1918 में इंदौर में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए हिंदी सम्मेलन में दक्षिण भारत प्रचार सभा का गठन किया गया। गांधी जी ने अपील पर इंदौर के सेठ हुकुमचंद द्वारा तत्कालीन नरेश महाराजा यशवंत राव होलकर ने 10-10 हजार की धनराशि प्रदान की गई। मद्रास शहर के इंडियन सर्विस लीग के सदस्यों ने गांधी जी को एक हिंदी प्रचारक भेजने का आग्रह किया, जिससे बाद गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को पहला हिंदी प्रचारक बनाकर दक्षिण भारत में भेजा। हमने देखा था कि किस प्रकार देवदास गांधी के साथ साथ गांधी जी ने अन्य 5 व्यक्तियों को भेजा जो कि दक्षिण भारत जाकर हिंदी का प्रचार करे तथा वहां की भाषा को सीखे। ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत से 6 प्रचारकों को इंदौर भेजा गया जहां पर वह हिंदी को भाषा को सीखे। बाद में हरिहर शर्मा, सत्यदेव शर्मा, शिवराज शर्मा, हरिकेश शर्मा, अवध नंद, राम नंद शर्मा, नागेश्वर मिश्र आदि जैसे अनेक प्रचारकों को दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया तथा भारत प्रारंभ में ही यह प्रचार कार्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा होता रहा और बाद में मद्रास में कई कार्यालय खोले गए जिनके नाम पर हिंदी साहित्य सम्मेलन
कार्यालय मद्रास में रखा गया। इन संस्थानों की स्थापना के पीछे दो कारण थे। पहला, इसका गठन ईसाई मिशनरियों को प्रचार को जवाब में गठन हुआ था। दूसरा, महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार को दक्षिण भारतीय द्वारा हो और उनके अंदर इतनी जागरूकता फैलाई जाए कि वह हिंदी भाषा को भी अपनाए तथा अपने क्षेत्र की भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा को अपनाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर स्वाधीनता संग्राम में आगे आए तथा आगे स्वतंत्रता के बाद अगर कोई भाषा, जो भाषा राष्ट्रभाषा बन सके वह हिंदी हो, उसे सफल रूप से भाषा स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का ना आए। इसीलिए 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय में मद्रास का नाम बदलकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास कर दिया गया। मद्रास कार्यालय में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का विशेष योगदान है। सभा के दौरान प्राथमिक, माध्य, राष्ट्रकोशीय, प्रवेशिक, विराद, पूर्वार्ध, विराद, उत्तरार्ध, प्रवीण तथा हिंदी प्रचारक हिंदी के ये 8 प्रशिक्षण परीक्षाएं संचालित होती है। इनमें से 3 प्राथमिक तथा अंतिम 5 उच्च परीक्षाएं हैं। परीक्षाओं के आयोजन का आलम्बन सभा, प्रमाण पत्र वितरण, प्रचार सम्मेलन, वाक प्रतियोगिता, लेख स्पर्धा, नाटकीय, हिंदी सप्ताह, हिंदी मेला आदि समय समय पर आयोजित किया जाता था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हिंदी प्रचार समाचार दक्षिण भारत नाम की 2 पत्रिकाओं को प्रकाशित करता था, जिसमें एक का नाम हिंदी प्रचार समाचार तथा दूसरे का नाम दक्षिण भारत पत्रिका रखा गया। इनमें से पहली मासिक तथा दूसरी द्विमासिक पत्रिका थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की 4 शाखाएं थी, जिसमें त्रिचलपल्ली में तमिलनाडु में, एर्नाकुलम केरला में, धारवाड़ कर्नाटक में और हैदराबाद आंध्र में स्थापित की गई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार द्वारा भारत की एकता को बनाए रखना, इसके साथ साथ मुख्य कार्य प्रांतीय भाषाओं के सहयोग से हिंदी भाषा का विकास करना तथा प्रांतीय भाषाओं को व्यवहार में लाना, अप्रांतीय भाषा और केंद्रीय कार्य में हिंदी का प्रयोग को लाना तथा जनता में हिंदी के प्रचार प्रसार को करना, हिंदी के अनुकूल वातावरण तैयार करना और अन्य आवश्यक प्रयत्न करना था। हिंदी भाषा को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाना, उसका व्यापक प्रचार करके उसे जनता तक पहुंचाने का अधिकांश श्रेय इन्हीं संस्था को जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में तथा आम जनमानस तक इस उद्देश्य को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योग्यता थी। जब हम राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा की बात करते हैं तो 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वां अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व में हुआ था। इस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक सक्रिय कदम उठाया गया था। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक प्रस्ताव के अनुसार दक्षिण भारत हिंदी भाषी प्रांत में हिंदी प्रचार के लिए हिंदी प्रचार समिति संगठन की स्थापना की थी। इस समिति की प्रथम बैठक वर्धा में 1836 में हुई थी। शिमला 1848 में प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के 27वें अखिल भारतीय अधिवेशन में काका केलकर ने सुझाव दिया था कि हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रख देना चाहिए। इस समिति का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ से ही वर्धा में स्थापित हुआ था। इस समिति का उद्देश्य दक्षिण भारत के अलावा अन्य हिंदी भाषाओं में प्रांतों में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना था तथा राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना था। एक हृदय हो, एक भाव हो, इस प्रकार से एक हृदय हो और भारत जननी समिति का मूल मंत्र था। एक हृदय हो, भारत जननी समिति द्वारा हिंदी प्रचार का कार्य भारतीय प्रदेशों के साथ साथ विदेशों में भी हो रहा था। लंका, वर्मा, अफ्रीका, श्याम, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, अदन, सूडान, इंग्लैंड आदि जैसे देशों में भी केंद्रीय समितियों के केंद्र थे, जहां पर हिंदी विश्वविद्यालय पुस्तकालय परीक्षाओं के केंद्र स्थापित किए गए। प्रारंभ से ही हिंदी सम्मेलनों में परीक्षाएं चली आ रही थी, किंतु सन 1838 में इनमें परीक्षाएं प्रारंभ कर दी। समितियों के द्वारा निम्नलिखित हिंदी परीक्षाएं ली जाती थी, जिसमें प्रारंभिक, परिवेशिक, परिचय, राष्ट्रभाषा कोविंद, राष्ट्रभाषा रत्न, राष्ट्रभाषा आचार्य, अध्यापक कोविंद, आलेख कोविंद, अध्यापक विरासत, बातचीत, महाजनी, प्रवेश आदि प्रांतीय भाषाएं परीक्षाएं थी। इन परीक्षाओं में
राष्ट्रभाषा कोविंद राष्ट्रीय भाषा रत्न और राष्ट्रभाषा आचार्य की उपलब्धियां प्राप्त थी। इन साहित्य संस्थानों के अतिरिक्त प्रयाग महिला पाठशाला, हिंदी विद्यापाठ पीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद अकादमी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, हिंदी विश्व सीट, मुंबई हिंदुस्तान प्रचार सभा, वर्धा, मैसूर, पंजाब, बंगाल, बेंगलोर, बिहार, पूना, अखिल भारतीय हिंदी परिषद जैसी संस्थानों की स्थापना की गई, जिससे हमें पता चलता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे भारत को एकजुट करने के लिए तथा जो क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं थे उनमें भी हिंदी भाषा के प्रचार करने के लिए अलग अलग समितियों का, सभाओं का गठन किया गया तथा सम्मेलन बुलाए गए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा असम राष्ट्रीय भाषा गुवाहाटी आदि जैसी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता के संदर्भ में अपनी अपनी भाषा में नारा देने वाली ये सभी संस्थाएं अन्य महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इन संस्थानों द्वारा किए गए प्रयास हिंदी प्रचार प्रसार के अलावा इन संस्थानों की सबसे बड़ी देन यह है कि इनके द्वारा देश की निज भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसमें निज भाषा की उत्पत्ति हुए सब उन्नति का मूल तथा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कहा गया है। पर भाषा दासत्व की सबसे बड़ी निशानी है, जैसी राष्ट्रीय भावनाओं को आरुंकित, पल्लवित एवं पुष्पित होने का अवसर मिला तथा एक हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्तर पर पहुंचाया और राष्ट्रभाषा का स्वरूप तैयार हुआ। विभिन्न भाषाओं के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका है। उद्दंड मार्तंड जो कि कलकत्ता से निकाला था, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। प्रजा मित्र जो कि कलकत्ता से निकलता था। प्रजा हितैषी जिसे राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि बनारस से निकलती थी, जिसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी प्रदीप जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित था। भारत मित्र कलकत्ता से निकलता था, जिस रुद्रदत्त ने लिखा था। कवि वचन सुधा बनारस से निकलती थी, जिसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र से। नागरी प्रचारी पत्रिका बनारस से। सरस्वती श्याम सुंदर दास द्वारा। समालोचना जयपुर चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। इंदु काशी जयशंकर प्रसाद द्वारा। मर्यादा प्रयाग कृष्णकांत मालवीय द्वारा। प्रांत कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा तथा विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा तथा पंजाब केसरी जैसे पत्र जो कि लाहौर से निकलते थे। इन सभी पत्र पत्रिकाओं की हिंदी प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हिंदी प्रचार प्रसार में सभी साहित्य संस्थान, जिसमें नगरनी प्रचारनी सभा, गुजरात विद्यापीठ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास हिंदी हिंदुस्तान अकादमी हिंदी विद्यापीठ, भारत प्रचार सभा, महाराष्ट्र प्रचार सभा, असम प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा, मैसूर हिंदी प्रचार सभा, महाराष्ट्र बिहार अखिल भारतीय सामंत अकादमी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो कि नई दिल्ली में 1960 में स्थापित हुआ। इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इससे हमें पता चलता है कि हिंदी सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र तक सीमित न रहकर भारत के पूर्ण भारत में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुई और इन सभी संस्थानों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कॉल।